discussed about the monosaccharide and the general properties of the monosaccharide. अच्छा, एक बच्चे ने क्वेश्चन किया था कि आप एक ही लेक्चर में इसको कंप्लीट किया करें, तो इट इज़ वेरी इजी कि एक ही लेक्चर में ये कंप्लीट हो जाए, लेकिन जो हमारे कैमरे की कैपेसिटी है वो 20 मिनट्स है। सो प्लीज़ जहाँ पे भी आपके 20 मिनट्स एंड होते हैं उसके बाद अगर लेक्चर कंप्लीट नहीं हुआ तो उसके लिए आप पार्ट बी देखें और वो उसके फ़ौरन साथ अपलोड हुई होती है, ठीक है। सो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड। सो बेटा मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ कि द नंबर ऑफ द कार्बन्स इन मोनोसेक्राइड ranges between 3 to 7. So the different types of monosaccharides are formed due to the different number of carbons in them. ठीक, यानी अगर उसमें 3 कार्बन है तो शुगर विल बी कॉल्ड एज ट्राइओज, और ट्राइओज उसको क्यों कहेंगे? क्योंकि उसमें 3 कार्बन हैं और 3 कार्बन वाले उसका फार्मूला होगा, यानी आपने CnH2ON में ही जो है वो इसको फिल करना है। इफ n is 3 तो होल विल बी मल्टीप्लाइड विद द 3, तो इट विल बी C3H6O3, ठीक है। सो दीज आर द ट्रायोसिस शुगर एंड द कॉमनली occurring triose sugars are glyceraldehyde and dihydroxyketones, जो कि मैं भी आपको यहाँ पे बता चुकी हूँ कि ग्लिसरल्डिहाइड एल्डिहाइड शुगर है और जो आपके पास कीटोन है वो आपकी एल्डोज शुगर है, ये वाली। अच्छा सॉरी, ये जो डैप है आप आगे चल के ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में इसको पढ़ेंगे। सो दिस डैप इज द कीटोज शुगर, ठीक। सो हम ये कह सकते हैं कि अगर एक ही फार्मूला है और उनमें डिफरेंट एग्जांपल्स आ रही हैं तो फार्मूला तो सेम है, इसमें भी C3H6O3 है और इसमें भी C3H6O3 है, ठीक है, बट द स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट। सो इफ अ शुगर कंटेन 3 कार्बन एटम्स एंड हैव द डिफरेंट functional groups, then they can be called as triosis, but definitely they will be provided with different names, ठीक है। So the glyceraldehyde and dihydroxyketones, in these both are the intermediate of photosynthesis and respiration। जैसे ग्लिसरल्डिहाइड भी आप रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे कि ग्लूकोज ब्रेक होता है तो उससे ग्लिसरल्डिहाइड बनती है एंड फिर फर्दर वो चल के डैप बनाता है और फिर उससे जो है वो पायरोडिक एसिड बनता है। सो वी कैन से दैट दीज आर नॉट प्रेजेंट इंडिविजुअली इन द बॉडी बट दीज आर फॉर्म्ड एज एन इंटरमीडिएट इन द बॉडी लाइक एनी मेटाबॉलिक रिएक्शंस, ठीक है। Then beta we have tetrose. So if the sugar is the monosaccharide is named as tetrose, then definitely it will have 4 carbons and the formula will be C4H8O4, ठीक है। And the common example is erythrose, which is very rare in the nature and occurs only in some bacteria during their metabolic reactions. Then if the sugar has 5 carbon, then this is called the pentose. Here is its formula C5H10O5. And again आपके पास 2 एग्जाम्पल्स हैं, राइबोस एंड राइबुलोस। राइबोस के बारे में आपने 10th में भी पढ़ा होगा कि न्यूक्लिक एसिड पे राइबोस शुगर होती है, या डीएनए है तो उसमें डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है। अगर डीऑक्सीराइबोस शुगर होगी तो बाकी फार्मूला यही रहेगा C5H10, लेकिन जो डीऑक्सी है तो उसका मतलब है कि उसमें ऑक्सीजन की एक नंबर कम होता है, ठीक है। सो राइबोस यहाँ पे जो है बेटा ये आपके पास एल्डोज शुगर है और राइबुलोज जो है ये कीटोज शुगर है, ठीक है। सो राइबोस जो है these are the part of न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोटाइड जो है वो आपके पास न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। इसके अलावा आपने एक एनर्जी करेंसी का मॉलिक्यूल पढ़ा हुआ है ATP, जो हमारी बॉडी में एनर्जी बनाता है एंड रिजल्ट ऑफ रेस्पिरेशन प्रोड्यूस होता है। सो इट आल्सो कंटेन द राइबोस एज अ बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट, ठीक है। देन हमारे पास राइबुलोज आता है। सो अभी हम जो फोटो रेस्पिरेशन को डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आपसे कहा था कि एक शुगर जो स्ट्रोमा में प्रेजेंट होती है उसको राइबुलोज बायफॉस्फेट कहते हैं, RUBP, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करती है और आगे चल के फोल रिएक्शन आपके पास ग्लूकोज बनता है, ठीक है। सो ये जो राइबुलोज है यहाँ पे तो उसके साथ 2 फॉस्फेट प्रेजेंट है, बट अगर आप नॉर्मल पे राइबुलोज को लें तो दिस राइबुलोज इज द रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस एंड स्पेशली फॉर द डार्क रिएक्शन, ठीक है। कि डार्क रिएक्शन जो है वो इसके बगैर नहीं हो सकता। और अगर आप इसी तरह से फोटो रेस्पिरेशन को देखें तो उसमें राइबुलोज बायफॉस्फेट जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ठीक। देन हमारे पास आती है हेक्सोसिस, C6H12O6, glucose, galactose. Glucose and galactose, these both are aldose sugar और fructose जो है ये आपके पास कीटोज शुगर है, ठीक है।
सो ग्लूकोज एंड गैक्टोज अगर दोनों एल्डोजेस हैं फिर भी उनके स्ट्रक्चर में डिफरेंट होगा, ठीक है। यानी जरूरी नहीं है कि सिर्फ उनका फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होने से शुगर डिफरेंट होती है, स्ट्रक्चर कहीं से भी डिफरेंट हो सकता है उनका। एंड देन फ्रुक्टोज, सो ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज जो है ये आपके पास ज्यादातर फ्रूट्स में या हनी में प्रेजेंट होता है। और याद रखिएगा आपके ग्रेप्स जो होते हैं उसमें 27% ग्लूकोज होता है और फ्रुक्टोज जो है दिस इज राउंड अबाउट 75% स्वीटर देन ग्लूकोज, ठीक है। इसलिए हनी कंटेन फ्रुक्टोज एज अ शुगर और फ्रुक्टोज को लेबुलोज भी कहते हैं क्योंकि लेबुलोज का मतलब होता है फ्रूट शुगर, कि ये फ्रूट को स्वीटर बनाता है या उनको स्वीट टेस्ट देता है, ठीक है। देन हमारे पास आती है हेप्टोज। अच्छा, अगर आप इन सारों को देखें तो ठीक है ये फ्रूट्स में, हनी में या ग्रेप्स वगैरह में या किसी भी दूसरे फ्रूट में प्रेजेंट होगी, बट जनरली दीज आर द सोर्स ऑफ एनर्जी एंड मेटाबॉलिक रिएक्शन में ऑक्सीडाइज होके आपको एनर्जी प्रोड्यूस करके देती हैं। जैसे अगर आपके पास ग्लूकोज है तो आपने देखा होगा कि ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोसेस है वो ग्लूकोज से स्टार्ट होता है, ठीक। देन हमारे पास हेप्टोज आता है बेटा। सो हेप्टोज जनरल फार्मूला C7H14O7, द एग्जांपल इज सीजोहेप्टुलोज। आपको और भी एग्जांपल्स मिल सकती हैं, वो लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप ये वाली एग्जांपल लिखें, बट दीज आर द कॉमन एग्जांपल्स, ठीक है। सो इंटरमीडिएट इन बायोसिंथेसिस, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल की सिंथेसिस में एज एन इंटरमीडिएट बनते हैं एंड स्पेशली जो है वो लिपिड्स की सिंथेसिस में बनता है। सो वी कैन से दैट डेक्ट्रोज एंड हेप्टोज दीज आर नॉट कॉमन, दे आर फॉर्म्ड एज एन इंटरमीडिएट इनसाइड द बायोलॉजिकल रिएक्शंस, ठीक है। अच्छा, देन लेकिन जो हमारे पास कॉमन मोनोसेक्राइड्स हैं दीज आर ट्रायोसिस, पेंटोसिस एंड हेक्सोसिस, जो कि नॉर्मली हमारे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स या हमारे डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, ठीक। अच्छा, अब आती है एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो कि मोनोसेक्राइड्स परफॉर्म करते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड आइसोमेराइजेशन एंड आइसोमेराइजेशन इज एक्चुअली द फॉर्मेशन ऑफ आइसोमर्स, ठीक है। अब आइसोमर्स क्या है, यानी वो फिनोमेना जिसके थ्रू आइसोमर्स बन रहे हैं उसको तो आपने आइसोमेराइजेशन कह दिया, बट व्हाट आर आइसोमर्स? सो बेटा इसकी डेफिनेशन क्या है कि ईच ऑफ द टू और मोर कंपाउंड्स, each of the two or more compounds, like we have glyceraldehyde and DAP, these are the two, or even the glucose, galactose and fructose, yani more compounds, ठीक है, with the same formula, they have the same formula but they are different because they have the different arrangement of atoms, ठीक है, because they have the different arrangement of atoms and so they have the different properties because they have the different functional group and even the different combination of atoms. So we can say that the isomers are different in their properties and these are those molecules which contain the different arrangement of atoms, ठीक है। सो बेटा हमारे पास टू टाइप्स के आइसोमर्स बनते हैं मोनोसेक्राइड्स में। एक को आप बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, इनको कन्फर्मेशनल आइसोमर्स भी कहा जाता है, और दूसरे आपके पास है स्टीरियो आइसोमर्स। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर दोज व्हिच हैव द सेम फार्मूला है like these C3H6O3 but they have the different structures, they have completely different structures. So we can say that those molecules are those compounds which have the same formula but different structures are called the structural isomers or conformational isomers, ठीक है। But वो class stereo of isomers which are known as stereoisomers, they have the same composition, almost the same structure but have the different spatial arrangement, ठीक है। अब spatial arrangement different होने का क्या मतलब है कि लाइक आप देखें, आप जब मिरर के सामने खड़े होते हैं तो आप में और आपकी जो मिरर में इमेज नजर आ रहा होता है they both are same, लेकिन उसकी कंफर्मेशन जो स्पेस में आपको नजर आ रही है दिस इज लिटिल बिट डिफरेंट, ठीक है। सो बेटा अगर आपके पास ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है तो इस ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में और इस ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस नहीं है, जो डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है वो इनकी स्पेशियल अरेंजमेंट का है। यानी अगर आप इसका मिरर इमेज बनाएं तो वो है जो आपको इधर नजर आ रहा है वो मिरर में आपको उस साइड से नजर आएगा, ठीक है। सो द अरेंजमेंट ऑफ दीज एटम्स आर डिफरेंट इन द स्पेस, सो दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड द मिरर इमेजेस एंड एंशियोमर्स आर कैन बी कॉल्ड एज स्टीरियोआइसोमर्स, ठीक है। सो एक्सोसिस यूजुअली जो है वो स्टीरियोआइसोमर्स बनाते हैं और इनके 16 से 24 टाइप्स के आइसोमर्स बन सकते हैं। टू ऑफ देम आर वेरी कॉमन। अब देखिए, डी ग्लूकोज से मेंशन है और एक एल ग्लूकोज से मेंशन है, ठीक है। जो डी ग्लूकोज होते हैं इनका मतलब होता है डेक्सट्रोसिस,
डेक्सट्रोज, और डेक्सट्रोज में जो टर्म है ये राइट के लिए, राइट हैंड के लिए यूज की जाती है, ठीक। और जो लेफ्ट है उसके लिए यूज किया जाता है लीवो, और लीवो का जो टर्म होता है वो लेफ्ट हैंड के लिए यूज होता है, ठीक। अब बेटा अगर आप देखें तो मैं यूं कहती हूं कि द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स व्हिच आर मोस्टली ऑन द राइट हैंड ऑफ योर राइट हैंड साइड ऑफ योर बॉडी, देन दिस ग्लूकोज इज कॉल्ड एज डी ग्लूकोज, ठीक है। इसमें जितने भी मोस्टली फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो आपको राइट हैंड साइड पे नजर आ रहे हैं, सो दैट्स व्हाई दीस आर कॉल्ड डी ग्लूकोज, ठीक। और जो जर्नल हमारी बॉडी में है या लिविंग ऑर्गेनिज्म में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, दीज आर डी टाइप कार्बोहाइड्रेट्स, अच्छा, यानी हमारी बॉडी इनको डाइजेस्ट कर सकती है, एल टाइप को डाइजेस्ट नहीं करती है। देन अगर आप इसी को देखें तो ये वाला OH, जैसे आप देखो यहाँ राइट साइड पे है, बट दिस OH इज प्रेजेंट हियर ऑन द लेफ्ट साइड, ठीक है। सो इट इज द राइट साइड एंड दिस इज द लेफ्ट साइड, ठीक। सो इसलिए आप ये कह सकते हो कि if the arrangement of the atoms in the space is present on the right side, then these glucose are called the dextroses, and if they are present on the left side, then these are called the levoglucose, ठीक है, या levohexose, जो भी आपके पास होगा। अच्छा, अब आपने याद रखना है D is used for the right hand and L is used for the left hand. Our body will only digest the D hand molecules or the carbohydrates, but we do not have enzyme or enzymatic conformation for the left hand glucoses, ठीक है, या left hand carbohydrates. So आपने याद रखना है कि both of them have the same conformation, लेकिन जो इन दोनों का स्ट्रक्चर है वो किस बेस पे डिफरेंट है, जस्ट बेस की अरेंजमेंट में, कि अगर आप इसका मिरर इमेज देखेंगे तो वो मिरर इमेज आपको लेफ्ट साइड पे नजर आएगा, सो दैट्स व्हाई दीस आर कॉल्ड द स्टीरियो आइसोमर्स। एंड इस टाइप के जिनको आप मिरर इमेज कह रहे होते हैं, दीस आर कॉल्ड द इमेंशियोमर्स, ठीक। सो ये आपका एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन भी है, अच्छा। देन हमारे पास यही आइसोमेराइजेशन है और इसमें ये रिंग फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने सेपरेटली आपको बताई है। देखें आपके हेक्सोसिस हैं और हेक्सोस का फार्मूला है C6H12O6, ठीक। और हमने कहा कि ग्लूकोज एंड लैक्टोज बोथ आर एल्डोज शुगर व्हाइल द फ्रुक्टोज इज अ कीटोज शुगर, ठीक। अब देखिए बेटा कैसे, कि यहाँ आपको नजर आ रहा है दिस इज द एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है, दिस इज एल्डिहाइड ग्रुप। क्या होता है एल्डिहाइड ग्रुप, अगर मैं नॉर्मली उसको लूं तो दिस इज R C डबल बॉन्ड O एंड H, दिस इज एल्डिहाइड ग्रुप। और कीटोन ग्रुप का फार्मूला हमने क्या लिखा था, R C डबल बॉन्ड O एंड देन R, सो दिस इज अ कीटोज शुगर, ठीक। अच्छा, अब देखें हमने इनका रिंग बनाना है, सो आपने याद रखना है कि रिंग उस कार्बन का बनता है जहां पे C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट होता है विद द सेकंड लास्ट कार्बन, ठीक है। कहां से कहां तक, कार्बोनाइल वाले ग्रुप से लेके सेकंड लास्ट कार्बन तक, ठीक है। सो C डबल बॉन्ड O जहां पे प्रेजेंट होगा अपने रिंग फॉर्मेशन वहां से स्टार्ट करनी है और कहां तक लेके जाना है रिंग को, फिफ्थ कार्बन तक, ठीक है, या उसके सेकंड लास्ट कार्बन तक, चाहे वो फिफ्थ है चाहे थर्ड है, जो भी होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए बेटा मैंने इस रिंग को यू लिखा है, कैसे, इस फॉर्म में। अच्छा, मैं एक आपके सामने लिखती हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाए इसका। अब अगर हम वो फर्स्ट वाला रिएक्शन लेते हैं ग्लूकोज का और मैं उसका रिंग बनाना चाह रही हूँ तो कैसे लूंगी उसको, C डबल बॉन्ड OH देन COH H, ये सेकंड कार्बन हो गया, थर्ड कार्बन H OH, फिर फोर्थ कार्बन COH H, फिफ्थ कार्बन आपके पास आ गया OH H, और इसके साथ क्या चीज प्रेजेंट है, CH2OH, ठीक है। यानी मैंने रिंग को इस फॉर्म में, आपने चेन को, जो आपके पास चेन ऑफ ग्लूकोज था उसको आपने रिंग बनाना है, और एक्वस सॉल्यूशन में हमेशा रिंग बनता है, यानी जब आप उसको डिसॉल्व करते हैं वाटर के अंदर, तो ठीक है। अब देखिए बेटा ये मेरे पास हो गए वो कार्बन, कहां से मैंने रिंग बनाना स्टार्ट किया, जिसके साथ डबल बॉन्ड O प्रेजेंट था, सो 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, और ये डेफिनेटली 6 कार्बन आ गया।
अब आपने रिंग बनाना है, तो रिंग बनाने के लिए ज़ाहिर है इन दो मॉलिक्यूल्स को आपस में ज्वाइन करना है, ठीक है। कौन से दो को? वो जिसके साथ ऑक्सीजन प्रेजेंट है और सेकंड लास्ट वाला जो कार्बन होगा, ठीक है। अब ये देखिए, मैं ये कहती हूँ कि यहाँ से OH इस कार्बन की तरफ आ जाए और इसका जो बॉन्ड है वो इसकी तरफ शिफ्ट हो जाए, ठीक है। यानी OH जो है वो ये यहाँ से एक्वस फॉर्म में जब आएगा तो इस कार्बन के साथ शिफ्ट हो जाता है, और जो O डबल बॉन्ड O का जो ये होता है बॉन्ड एक, वो एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ शिफ्ट हो जाए, ठीक है। सो अब हमारे पास स्ट्रक्चर क्या बनेगा? इसको जब आप लिखेंगे स्ट्रक्चर रिंग की फॉर्म में, तो आपके पास क्या स्ट्रक्चर आ जाएगा? OC, ये O हो गया, इसका एक बॉन्ड तो इसी कार्बन के साथ है और एक यहाँ पे शिफ्ट हुआ है, जो शिफ्ट हुआ है मैं उसको रेड से शो करती हूँ। अच्छा, अब ये किसके साथ रिंग बनाया है इसने? इस सेकंड लास्ट कार्बन के साथ, जो कौन सा कार्बन है? 5। इसके साथ H तो प्रेजेंट है, दूसरा क्या है? CH2OH, लेकिन इसका OH किधर गया? सो ये OH आ गया आपके पास इस कार्बन के साथ, यानी फर्स्ट कार्बन के साथ, ठीक है। और इसमें पहले से मौजूद था हाइड्रोजन। अच्छा, अब बाकी जो रिंग है वो उसी तरह से बनेगा। सो बाकी में आपके पास क्या आ गया? सेकंड कार्बन, उसमें ये OH, देन H, फिर थर्ड कार्बन COHH, फिर फोर्थ कार्बन है COHH, और ये आपके पास आ गया इसका फिफ्थ कार्बन, ठीक है। सो ये हमारे पास बन गया रिंग। सिर्फ आपने याद रखना है कि रिंग वहां से बनेगा जहां पे आपके पास कार्बोनाइल ग्रुप यानी C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट होगा, ठीक है। बाकी आप सिंपल चेन को लिखें और लास्ट का OH फर्स्ट कार्बन के साथ शिफ्ट हो और O का जो बॉन्ड है वो उस लास्ट कार्बन के साथ शिफ्ट हो जाए, ठीक है। अब बेटा ये तो हो गया हमारे पास ग्लूकोज का रिंग। इसी तरह आप ग्लैक्टोज का रिंग देखें, वो भी इसी फॉर्म में बना है, सिर्फ आपने ग्लैक्टोज का स्ट्रक्चर लिखना है। ये वाला सारा पार्ट जो है वो बाहर होगा और उस साइड वाला सारा पार्ट जो है वो रिंग के अंदर आएगा। अच्छा, अब देखिए हम बनाते हैं फ्रुक्टोज का रिंग। सो फ्रुक्टोज का रिंग कैसे डिफरेंट होगा? अब आप उसको अगर देखें तो फ्रुक्टोज क्योंकि कीटोज शुगर है तो C डबल बॉन्ड O, और इसके साथ यहाँ पे भी CH2OH प्रेजेंट है और दूसरा इसके साथ H यहाँ पे भी आ जाएगा, ठीक है। अच्छा सॉरी, CH2OH ही रहेगा। अब उसके बाद इसका थर्ड कार्बन आएगा, तो थर्ड कार्बन CHOH, फिर फोर्थ कार्बन आ गया तो वो आपके पास क्या हो जाएगा? COH H, फिर इसी तरह फिफ्थ कार्बन आएगा तो OH H और CH2OH, ठीक है। अब इसमें भी देखें O वाला बॉन्ड इधर आ गया और OH वाला बॉन्ड इसके साथ आ गया, तो क्या स्ट्रक्चर आपके पास बन जाएगा? तो ये आ जाएगा बेटा OC, एक तो इसके साथ CH2OH हो गया और दूसरा यहाँ से OH इधर आएगा, वो मैं बाद में लिखती हूँ, C थर्ड कार्बन, ये हो गया फोर्थ कार्बन नहीं बल्कि फिफ्थ कार्बन, और ये इसके साथ आ गया सिक्स्थ कार्बन, ये हो गया H, यहाँ पे आपके पास आ गया OH H, इधर आ गया HOH, और अब ये वाला बॉन्ड क्योंकि इधर शिफ्ट हुआ है और इसका OH इधर आ गया है, ठीक है। सो अब देखें ये आपके पास रिंग बन गया फ्रुक्टोज का, ठीक। अब आपने एक चीज याद रखनी है कि वो रिंग जिसके अंदर 5 कार्बन आएंगे, जैसे आपके पास यहाँ पे 5 कार्बन रिंग में आ रहे हैं, तो दिस टाइप ऑफ रिंग इज कॉल्ड पायरानोस। पायरानोस कौन सा वाला होगा? जिसमें 5 कार्बन प्रेजेंट होंगे रिंग में, ठीक है। और वो रिंग जिसके अंदर 4 कार्बन, देखिए 1 2 3 4, यानी 4 इसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो दीज आर कॉल्ड फ्यूरानोस। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, इनमें 4 कार्बन आ जाएंगे, ठीक है। सो लास्ट में हमारे पास आते हैं फंक्शंस। फंक्शंस ऑफ मोनोसेक्राइड में आपके पास क्या क्या फंक्शंस होंगे बेटा? सबसे पहले ये अगर आप इनकी यहीं से देखें कि दे एक्ट एज एन इंटरमीडिएट इन द फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, देन they helps in the formation of nucleic acid, they are the raw material for photosynthesis, yeah, they helps in the starting of dark reaction, they are present in the grapes, fruits and honey, और उसके साथ आप ये लिख सकते हैं कि when they get oxidized they produces the energy,
सो दीज आर द डिफरेंट फंक्शंस. वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन कि ये जितने भी मोनोसेक्राइड्स हैं दे विल कंडेंस टू फॉर्म द डाइसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स या पॉलीसेक्राइड्स. ठीक है, सो दैट वाज अबाउट द मोनोसेक्राइड्स. हैव अ नाइस डे. अल्लाह हाफिज.